देखिए, आप लोगों ने अभी तक अणु सांख्य गुणधर्म पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे और वही इस टॉपिक का मेन हिस्सा है। अगर हम कहें कि इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कहाँ से आता है, तो अणु सांख्य गुणधर्म से। अब एक बार मैं आज का हमारा टॉपिक तो रहेगा असामान्य अणु सांख्य गुणधर्म, लेकिन उससे पहले एक बार अणु सांख्य गुणधर्मों के सूत्रों पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी से ये जाकर के निकलेंगे। यहाँ से कोई बात हमारे पास निकलने वाली है तो देखें। पहला वाला गुणधर्म था हमारे पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए, अवनमन के लिए हमने सूत्र क्या निकाला था, अंतिम सूत्र निकाला था, वो था ये आया था हमारे पास a के मूल भिन्न बराबर x से आया था सूत्र, और x से बराबर हमने लिखा था Na बटे Na प्लस Nb। Na क्या था, नगण्य, क्योंकि विलेय के मूल तुलनाकृत कम होते थे, Na बटे Nb। और यहाँ से हो गया हमारे पास Na का मतलब विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार, और Nb का मतलब होता है विलेय की ग्राम्य मात्रा, विलायक की ग्राम्य मात्रा बटे विलायक का अनुभार, जो ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करके आ गया। तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि ये पूरा का पूरा गुणधर्म क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये देखने में आ रहा है मोलों की संख्या के तो क्या आ रहा है, समानुपाती, और विलेय के अणुभार के क्या आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए Na नीचे है और Na ऊपर है, तो ये कह सकते हैं कि ये गुणधर्म विलेय के मोल की संख्या के समानुपाती और विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती। अणुभार को ही हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। अगला देखें, सेकंड गुणधर्म, ये है हमारे पास पथनांक में उन्नयन। जैसे कहते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा एम। एम का मान मोललता है, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए, विलेय के मोल एम की जगह, मोल बराबर क्या है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ये विलेय की ग्राम में मात्रा, ये विलेय का अणुभार। यहाँ से भी देखें सूत्र में, इसको अगर हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये वाला हिस्सा मोल को बताता है, तो Na केबी गुणा Na बटे WB, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि डेल्टा टीबी जो है, यहाँ देख सकते हैं Na यानी विलेय के मोल के तो समानुपाती है, लेकिन विलेय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। सेम प्रोसीजर, सेम टू सेम फार्मूला है, इसलिए इसमें भी वही काम करेगा कि डेल्टा टीएफ विलेय के मोल के समानुपाती, लेकिन विलेय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। फिर हमारे पास आता है ये सूत्र पाई। मोलरता में क्या छुपा हुआ है, मोल बटे आयतन। सूत्र क्या बनता है, N बटे V। तो N बटे V का मतलब क्या है, ये देखें, Na बटे V गुणा R गुणा T। R लिख लीजिए चाहे S लिख लीजिए, एक ही बात है। तो देखें, पाई जो है वो भी किसके समानुपाती आ रहा है, विलेय के मोल के, और यहाँ पे किसके समान व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, अणुभार के। तो हम देख सकते हैं चारों के चारों अणु सांख्यिक गुणधर्म विलेय के मोल के तो समानुपाती होते हैं और विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारे पास एक कॉमन कंक्लूजन निकल गया यहाँ से। अणु सांख्यिक गुणधर्म को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या निकला है, विलेय के मोल यानी Na के तो समानुपाती और 1/Ma के, यानी इसका मोलर द्रव्यमान है इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो जिनका मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा उनका अणु सांख्यिक गुणधर्म कम होगा, जिनके मोल ज्यादा होंगे उनके अणु सांख्यिक गुणधर्म भी अधिक होंगे। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है इससे संबंधित। अब हम देखते हैं आगे इसको, असामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म क्या है। यहाँ तक तो अणु सांख्यिक गुणधर्म हो गए। अब देखते हैं अणु सांख्यिक, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए अणु सांख्यिक गुणधर्मों में असामान्यता आती है, तो बोलो मोलों की संख्या में भी असामान्यता आएगी, और अगर मोलों की संख्या में असामान्यता आती है तो मोलर द्रव्यमान में भी असामान्यता आएगी। तो टॉपिक जो है ये वाला, ये असामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म भी कहा जा सकता है, या फिर असामान्य मोलर द्रव्यमान भी कहा जा सकता है। हमारी जो किताब है उसमें ये टॉपिक असामान्य मोलर द्रव्यमान के नाम से है। देखिए, ये असामान्य होगा तो ये भी असामान्य और ये भी असामान्य, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब चाहे हम असामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म कहें या असामान्य मोलर द्रव्यमान, एक ही बात है। तो देखिए टॉपिक को किस तरह से समझा जाता है मैं आपको बताऊं। जैसे
हम लोगों ने ये विलयन ले लिया, एक विलायक लिया, पानी लिया इसके अंदर, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक मोल पदार्थ डाला। कितना मोल पदार्थ डाला? 1 मोल। तो इसके क्वथनांक में हमारी गणनाओं के हिसाब से, जैसे हमारे पास है डेल्टा P बटे P नॉट P, Na बटे Np। तो देखिए अगर हमने 1 मोल पदार्थ डाला है तो हम यहाँ पर भी कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। Nv का जो भी मान होगा वो Nv की जगह आ जाएगा। तो बोलिए हमारे पास जो मान आएगा वो सूत्र के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वे गुणधर्म जो सूत्र के हिसाब से मान देते हैं वो तो कहलाते हैं सामान्य अनुसांख्यिक गुणधर्म। अब आप ये दूसरी तरह से सोचिए कि मान लीजिए मैंने इसके अंदर 1 मोल NaCl डाला, ठीक। आपको पता है NaCl पानी में जाते ही किस में टूट जाता है? Na+ और Cl- में। तो ये जैसे ही पानी में जाएगा तो कितने मोल Na+ बन जाएंगे? 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-। अब बोलिए कणों की संख्या कितनी हो गई इसके अंदर? 2 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ हमने तो कितने डाले थे? 1 मोल, लेकिन पानी में इसने अपना कुछ अलग ही रूप दिखा दिया और 1 मोल के कितने बन गए? 2 मोल। हमें नहीं पता क्योंकि पानी के अंदर जाकर के गिने तो जा नहीं सकते मोल, लेकिन ये पता है NaCl टूटता है। तो हमारी गणना तो किसके हिसाब से चल रही थी? 1 मोल के हिसाब से, लेकिन वास्तविकता में मोल कितने हो चुके हैं? दुगने। अगर मोल दुगने हो गए तो मान लीजिए ये हमारे पास अभी भी हमने रिलेशन देखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का किसी का मान आ रहा है उत्तर 2, जैसे वार्षिक दाब में अवनमन 2 आ रहा है। कितने पर आ रहा है? जब हमने 1 मोल मिलाया। तो हम तो क्या सोच करके बैठे कि अगर 1 मोल पदार्थ मिलाया जाएगा तो उत्तर कितना आना चाहिए? 2 मोल। लेकिन हमने देखा कि इसमें मिलाने पर 1 मोल की जगह पर कितने बन गए हैं? ये 2 मोल बन गए हैं। तो इसका मतलब ये अगर दुगने हो गए तो अनुसांख्यिक गुणधर्म भी कितने हो जाएंगे? 4 आ जाएगा उत्तर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोल हमने डाले हैं, यदि विलयन में जाकर के मोल उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो बताइए जो अनुसांख्यिक गुणधर्मों का जितना उत्तर आना चाहिए उससे अलग आएगा कि नहीं आएगा? तो निश्चित रूप से अलग आएगा। इन्हीं गुणधर्मों को कहते हैं असामान्य अनुसांख्यिक गुणधर्म। फिर से सुन एक बार, हमारे पास पानी है, पानी में मैंने क्या किया? 1 मोल NaCl डाला। हमारी गणनाओं के हिसाब से विलय कितना डाला गया है? 1 मोल। लेकिन जब पानी के अंदर गया तो वो कितने मोल में कन्वर्ट हो गया? 2 मोल में। और 2 मोल में कन्वर्ट होने का मतलब है, हमने ये पढ़ा है कि अनुसांख्यिक गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि NaCl है, Na+ है या Cl- है, कुछ भी हो संख्या देखी जाती है। तो मिला के जब संख्या देखी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मामला दुगना हो गया है तो अनुसांख्यिक गुणधर्म भी दुगने हो जाएंगे। सोचा हमने 1 मोल के हिसाब से, उत्तर 2 मोल के हिसाब से आ रहा है। दूसरा काम ये हो जाए, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 1 मोल एसिटिक अम्ल डाल दिया, ठीक। एसिटिक अम्ल क्या करता है कि दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। ये हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है तो दो अणु एक संग जुड़ जाते हैं। तो मान लीजिए 1 मोल में एसिटिक अम्ल के कण होंगे, जितने भी होंगे, CH3COOH। तो बताइए जब दो के सेट में ये जुड़ जाएंगे तो इसको ऐसे मानिए जैसे एक तो ये दोनों स्वतंत्र हों, एक ये दोनों चिपके रहे, चिपके अलग नहीं हो, जहां जाए संग संग जाए। तो ये दोनों बताइए एक यूनिट की तरह काम करेंगे, एक अणु की तरह काम करेंगे। तो जब ये दो के सेट में जुड़ जाएंगे तो 1 मोल के स्थान पर कितने रह जाएंगे? आधे मोल रह जाएंगे। तो मोल कितना रह गया? 0.5 मोल। पहले उत्तर कितना आ रहा था हमारा? 2। यदि विलयन में जाकर के मोल बढ़ गए हैं तो मामला दोगुना हो गया था। अब मोल कितने रह गए? आधे। तो उत्तर भी कितना रह जाएगा? 1। तो हमने देखा कि हमारा उत्तर रियल में आना चाहिए था 2। तो ये विलय के मोल बढ़ने से, और मोल क्या है? हमने तो 1 मोल ही डाले, विलयन के अंदर जाकर के अपने आप ही बढ़ रहे हैं, टूट करके या आपस में जुड़ करके घट रहे हैं। तो गुणधर्मों के मानों में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। इन्हीं गुणधर्मों को कहते हैं अनुसांख्यिक। कौन से वाले? असामान्य अनुसांख्यिक गुणधर्म। जब अनुसांख्यिक गुणधर्म बदलेगा तो अणुभार भी कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसे? अगर इसका मान दोगुना हो गया तो इसका कितना रह जाएगा? आधा। और अगर इसका मान आधा हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा? दोगुना। यहां से देख सकते हैं, इसलिए हम इनको असामान्य मोलर द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। तो 2 तरह की प्रक्रिया हो सकती है हमारे पास।
एक तो हो सकता है विलय का वियोजन हो गया हो और दूसरा हो गया है विलय का संगुण। या तो विलय आपस में जुड़ गए हो, चिपक गए हो, या फिर विलय आपस में टूट गए। तो देखिए वे गुणधर्म जो विलायक में विलय के वियोजित होने या संगुणन के कारण प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। वास्तविक गुणधर्मों की तुलना में, वास्तविक अणुसंख्यक गुणधर्मों की तुलना में विलय के कणों के संगुणन या वियोजन से अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इन्हें हम असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। दो घटना है हमारे पास, एक तो है विलय का वियोजन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि विलय टूटेगा तो मोल बढ़ेंगे और मोल बढ़ेंगे तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक, तो ये जो हमारे पास जो टूटना और बनना है, मतलब हमने दो घटना देखी, तो विलय का वियोजन है, एक विलय का संगुणन। दोनों की वजह से देखा, इसकी वजह से मोल बढ़ेंगे और इसकी वजह से मोल घटेंगे। इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान इसकी वजह से बढ़ेंगे और इसकी वजह से कम होंगे। तो ये जो असामान्यता आती है ये हम किसके द्वारा जान सकते हैं? तो इसके लिए एक गुणांक है जिसको कहते हैं मोंट ऑफ गुणांक। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। आई कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए आई निकाला जाता है असामान्य, सीपी का मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म है सीपी बटे सामान्य सीपी। असामान्य का मतलब है टूटने के पश्चात मान, सीपी वैल्यू यानी सीपी का मान बटे सामान्य सीपी। ये तो है हमारा सूत्र से मान, और ये कौन सा है हमारे पास? असामान्य मान। अच्छा, दूसरी बात एक है, जब हम सूत्रों से मान निकालते हैं तो उसे कहते हैं हमने देख करके निकाल लिया, किसी ने पढ़ाया और हमने देख के निकाल दिया, उसे कहते हैं हम सैद्धांतिक मान। लेकिन असलियत किसी भी चीज की कब पता चलती है? जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं और प्रयोग करते हैं, तो उस मान को कहते हैं प्रेक्षित मान। तो जो हमारे पास असली मान तो कौन सा है? एक मोल वियोजित होने के पश्चात जो मान आएगा, यानी दो मोल बने हैं तो उनका मान असली मान है, और जो एक मोल है वो हमने सोच रखा है। तो जो सूत्र के हिसाब से मान आया उसको तो कहते हैं हम सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक सीपी मान, और ऊपर क्या हो जाएगा? प्रायोगिक या प्रेक्षित मान, प्रेक्षित सीपी मान। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? आई का यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान निकाल सकते हैं। आपको पता है अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर इसी सूत्र को हम अणुभार के फॉर्म में लिखे जाते तो ये तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो इसको लिख देंगे, उधर से लिख ले चाहे इधर से, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षक मोलर द्रव्यमान। तो ये हमारे पास कुल मिला के वॉन ऑफ गुणांक है। यानी अगर हम सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म में इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास किसका उत्तर आ जाएगा? असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म का। प्रेक्षित अणुभार में अगर हम आई का गुणा कर देंगे तो सैद्धांतिक अणुभार हमें प्राप्त हो जाएगा, या फिर सैद्धांतिक में इधर से आई, प्रेक्षित को इधर ले आइए, आई का भाग लगा दीजिए तो हमको प्रेक्षित अणुभार प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास कई तरीके हैं जिनसे हम अणुभार वगैरह ये बांटना गुणा निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको समेट लेता हूँ सारी चीज को। हम असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। पहली बात, इस गुणधर्म में हमको क्या करना है? जितना हमने सोचा, हमने तो हमारे हिसाब से एक मोल डाल दिया पदार्थ पानी के अंदर, लेकिन वो पदार्थ हो सकता है ऐसा हो जो पानी में टूट करके दो मोल में बट जाए, तीन मोल में। जैसे NaCl2 में CaCl2 डाला तो देखिए Ca+2 के एक मोल और दो मोल किसके हो जाएंगे? Cl के। टोटल कितने हो गए? 3 मोल। तो पहले व्यवहार किसकी तरह करना चाहिए था? हमारे हिसाब से तो एक मोल की तरह, लेकिन व्यवहार किसकी तरह कर रहा है? 3 मोल की तरह। तो इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म 3 गुने हो जाएंगे। ठीक, अणुभार 1/3 हो जाएगा इसका। तो ये हमारे पास असामान्यता आ रही है, तो इसलिए इसको असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। अब हमें चूंकि इसकी मैथमेटिकल गणना चाहिए, तो मैथमेटिकल गणना किससे पता चलती है? वॉन ऑफ गुणांक से। कि हम निकालें कैसे? कितना असामान्यता। ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कितने मोल बन गए? 3।
ठीक है, तो आई का मान कितना हो जाएगा 3, ये बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से आई के मान का पता लग जाए तो हमको ये पता लग जाता है असामान्यता कितनी है। ठीक, तो अब बात आती है आई का मान निकालते कैसे। तो ये सूत्र तो है ही आई का मान, अगर निकलवाए सूत्रों से, जब तो इनके मान दे दे तो आई का मान निकाल लो, और अगर नहीं देता है तो क्वेश्चन जब आएंगे तो हमको देखेंगे। फिलहाल मैं इनको डायरेक्ट बता रहा हूँ आई का मान इसके लिए कैसे निकालते हैं और इसका कैसे निकालते हैं। तो देखें, इनके लिए सूत्र आता है आई का निकालने के लिए, आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और इसके लिए सूत्र आता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे एन। अब बात आती है एल्फा क्या चीज है। तो देखिए, एक तो एक है एल्फा का मान क्या बताता है, एल्फा आपको बताएगा परसेंटेज। जैसे वो कहता है आपसे कि एक पदार्थ 46% वियोजित हो जाता है, इसका मतलब वो तो वियोजन रहा है उसका, तो 46% का मतलब तो आपको एल्फा बराबर 46% ही लेना है, और इसका मतलब कितना होगा 46/100। जैसे मैं अभी बात कर रहा था CaCl2 के लिए, आपसे ये कहा जाए कि CaCl2 पानी में मिलाने पर 46% वियोजित हो जाता है, तो इसका मतलब एल्फा इसके लिए कितना हो जाएगा 46/100। ठीक, तो एल्फा का मान तो आ गया। अब है एन। एन क्या चीज है, एन है अधिकतम वियोजित होने वाले मोल। तो यहाँ देखें, अगर इसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाए तो कितने मोल मिल जाएंगे हमको, एक Ca का और 2 किसके Cn के, तो कितने मोल हो जाएंगे 3। तो एन का मान कितना जाएगा, बात समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे संगुणन की मात्रा को बताता है अल्फा, कितना परसेंट मिल गया, जैसे कहता है 60% संगुणन हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 60/100। ठीक, एन का मान कैसे निकालेंगे, अधिकतम संयोजित होने वाले अणुओं की संख्या। जैसे एसिटिक एसिड है, इसके 2 अणु एक साथ संयोजित होते हैं, तो एन का मान कितना जाएगा, अपने आप 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो है संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या, और ये क्या है, वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या, टोटल वियोजित कितने मोल होते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखें, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन भी अपन करेंगे इससे, K4 FeCN का होल 6, ये मान लीजिए 35% वियोजित होता है। तो अब पूछा जाए इसके लिए आई का मान क्या कीजिए, कैसे करेंगे, तो बोलिए एल्फा का मान कितना हो जाएगा 35/100। एन का मान कितना होगा, तो एन के लिए देखिए, ये संकुल यौगिक होते हैं जिनमें ये हिस्सा अलग आयनित होता है और ये पूरा हिस्सा एक संग आयनित होता है। आगे प्लस वाला हिस्सा होता है, पीछे माइनस वाला। बोलो कितने प्लस है टोटल, 4, तो 4 तो पोटेशियम, और ये कितना है, एक अणु, तो कितने हो गए टोटल 5, 4 और 1 5, तो एन की जगह कितना आ जाएगा 5। तो टोटल वियोजित हो सकने वाले मोलों की संख्या आती है एन बराबर 5। समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग इन मानों को निकाल सकते हैं, आई का मान हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें, सूत्र हमारे पास जितने भी है, मैंने जैसा फार्मूला बताया, देखिए असामान्य, अभी हमने वॉन-थॉप गुणांक निकाला था, कैसे निकाला था, आई बराबर असामान्य Cp बटे सामान्य Cp। इसी फार्मूले का एक रूप मैंने लिख दिया है, आई गुणा सामान्य Cp। ठीक, सामान्य Cp के लिए हमने लिखा था डेल्टा P बटे P0 P। ठीक, इसके लिए हम इसको डैश लगा देते, अलग हो जाएगा उससे, वो सिंपल हो जाएगा, बराबर आई गुणा, और ये सामान्य हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P0 P। तो क्या करना है, अगर आपको असामान्य बात पूछता है तब तो आप आई का गुणा करेंगे, और अगर सामान्य बात पूछता है तो केवल इस सूत्र से ही काम चलाएंगे। दूसरा है डेल्टा TB, इसको डैश, बराबर आई गुणा डेल्टा T, बराबर आई गुणा KB गुणा। और देखें, ये डेल्टा TF का सूत्र आ जाएगा, बराबर आई गुणा डेल्टा TF, बराबर आई गुणा KF गुणा, और एक है आपके पास पाई डैश, बराबर आई गुणा पाई
बराबर आई गुणा एम गुणा एस गुणा टी। तो देखिए अब आपको पता कैसे लगे क्वेश्चन में कि वो सामान्य के बारे में पूछ रहा है या असामान्य। फिर से सुन ले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। न्यूमेरिकल जब आते हैं एक तो परिभाषा के रूप में पूछ सकता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो कह सकते हैं सामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्मों की तुलना में विलेय के मोल जब विलायक में वियोजित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं तो मोलर द्रव्यमान के मानों में परिवर्तन आ जाता है या फिर अणु सांख्यिक गुणधर्मों के मानों में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम असामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वॉन हॉफ गुणांक क्या है, तो असामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म और सामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्मों के अनुपात को ही हम वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। तीसरी बात, वॉन हॉफ गुणांक निकालते कैसे हैं, तो वियोजन के लिए 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा और संगुणन के लिए 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे एन। इसके बाद अब बात आती है कि सामान्य से कब निकाले और असामान्य। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे कि इसका वियोजन हुआ है या संगुणन हुआ है तब तो आपको लेना है सामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म। लेकिन अगर वो किसी क्वेश्चन में कहता है कि इसका 46% वियोजन हुआ है, इसका 50% वियोजन हुआ है, इसका ये हुआ है, इसका वो हुआ है, संगुणन हुआ है, तब आपको जितना आई का मान निकले उसका गुणा और करना है सामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म में। क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन कुछ अणु ऐसे हैं जैसे आपको कह दिया CaCl, NaCl, ठीक, इनका ही ज्यादा बोलता है FeCl। यानी आप लोग थोड़ा सा आवर्त सारणी को देख लें, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक, F ब्लॉक, 4 ब्लॉक। तो एक तरफ तो धातु आयन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए ऋण आयन, मतलब अधातु आयन। यदि धनायन और ऋणायन से यौगिक बन रहा है तो आप ये मान लीजिए कि उसका 100% मतलब उसका वियोजन होगा ही होगा। अगर मान लीजिए अब हमको इसका क्या रखा है NaCl मिलाया जाता है तो वो कहेगा नहीं कि इसका 100% वियोजन होता है, क्योंकि ये अपने आप में कैसा है प्रबल वैधता घटक, तो इसका 100 हो गई। इसको आपको कितने मोल के रूप में लेना है, I बराबर 2 लेकर के चलना है। FeCl3 के लिए वो दे देगा, नहीं देता है तो 100% लेके चलना है, यानी इसके कितने मोल बन जाएंगे, 1 और 3 4। और वैसे देता है कि इसका 80% वियोजन हुआ, इसका 90% हुआ, तो आप उसी आधार पर इसका काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास अणु सांख्यिक गुणधर्म है, सामान्य भी हो चुके हैं और असामान्य भी हो चुके हैं। तो अब देखिए एक और बात आती है कि अगर साहब मान लीजिए हमसे अणु भार पूछ ले, असामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म में भार, तो देखिए कैसे, यहां पर सामान्य मोलर द्रव्यमान और ये कर दिया असामान्य मोलर द्रव्यमान। बस इतना सा फर्क आ जाएगा, जहां सामान्य था वहां पे असामान्य और वहां पे सामान्य। अब मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूं। जैसे आप देखिए एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसका अगर हम अणु भार निकालें तो कितना आता है, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 12 28, मतलब टोटल 60 बैठेगा ये अणु भार आप निकाल। ठीक, तो ये तो हो गया 60, यानी सामान्य का मान कितना गया 60। अब हमने क्या कहा था कि इसमें संगुणन की मात्रा जो होती है वो किसके बराबर होती है, संगुणन की मात्रा होती है जितने मोल आपस में मिलते हैं। तो देखिए वहां पर क्या हो रहा था, 1 मोल के स्थान पर कितना मोल रह जाता है, 0.5 मोल रह जाता। बताया था एसिटिक अम्ल में 2-2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमने कितने डाले थे, मान लीजिए 1 मोल में 100 अणु होते हैं, तो 100 मोल जुड़ करके कितने हो गए हैं, 50 रह गए। तो इसका मतलब कितना रह गया, 1 मोल का आधा मोल। तो आई का मान क्या होता है, वही होता है जितने मोल रह जाते हैं, जितने मोल बन जाते हैं। तो 1 की जगह कितना रह गया 0.5, तो इसका मान कितना जाएगा 0.5। ठीक, और कहा कि इसका असामान्य अणु सांख्यिक गुणधर्म ज्ञात कीजिए। तो वो लोग कर सकते हैं, कितना आएगा, ये मान 0.5 और उसका ज्ञात करना है। इसको 1/2 लिखें, 2 इधर ले जाएं तो कितना जाएगा 120 उत्तर आ जाएगा। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान 60 है, लेकिन असामान्य कितना जाएगा 120। इस तरह से हम सवाल इसके कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान दें, ये भी पूछा जाता है, हमेशा वियोजन के लिए आई का मान 1 से ज्यादा होगा। वियोजन जब भी होगा तो आपको पता है मोलों की संख्या बढ़ेगी, और मोलों की संख्या बढ़ेगी तो वॉन हॉफ गुणांक का मान बढ़ता है। संगुणन में विलेय के कण आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं,
जुड़ेंगे तो टोटल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आई का मान 1 से कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार, एसिटिक अम्ल के लिए वॉन टॉप गुणांक का मान कितना होगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब दो अणु है, आप तो ये मान लो एसिटिक अम्ल के दो अणु है, लेकिन रह कितने गए, एक। दो अणुओं से मान लो 1 मोल बनता है, तो अब कितना मोल रह गया, आधा। तो आई का मान कितना रह जाएगा, आधा। NaCl का वॉन टॉप गुणांक क्या होगा, 1 Na प्लस 1 Cl माइनस, कितना हो जाएगा, दोगुने हो जाते हैं, इसलिए 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ, 2-3 एक क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे थे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं। सल्फर जो है उसका हमने कितना किया, चलो दूसरा ले लेता हूं मैं क्वेश्चन है, K4 FeCN का 4,6, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.01 मोलर सांद्रता का विलयन बनाता है, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01 मोलरता का विलयन बनाता है, ठीक। इसके बाद यह विलयन में जो विलय है ये वाला, ये कितना है, 46% वियोजित होता है। तो इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि यह वियोजन 46% क्या हुआ, इसमें वियोजन, ठीक है। S का मान या R का मान इसने दे रखा है 0.082 लीटर एटीएम में, जो भी कुछ दे रखा है वो मान इसने दे रखा है। अब देखें क्वेश्चन दिया है, चूंकि इसने पाई पूछा, सीधा सीधा परासरण दाब पूछा, इसलिए फार्मूला तो हमारे पास एक ही लगेगा, पाई बराबर M गुणा R गुणा T, ठीक, ये तो फार्मूला लग गया। दूसरी बात, अब बात है कि इसमें आई का गुणा होगा कि नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसने 46% वियोजन के लिए कहा है, तो इसमें आई का गुणा भी होगा, इसलिए हम इसको आर का गुणा कर देते हैं, ठीक। अब देखें मान कैसे निकाले, पाई का निकालना है तो चेक कर लेंगे। वियोजन के लिए आई निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास, तो हमारे पास सूत्र है आई बराबर 1 माइनस एल्फा 10 एल, ठीक। एक की जगह एक रखेंगे, एल्फा की जगह 46/100 दिया जाएगा 1 माइनस 0.46, एन की जगह बताया था अभी 4 मोल ये और एक ये, तो 5 गुणा 0.46, मान निकालेंगे जो भी आता है। तो ये लगभग आपका 5 के 30 और 5 के 20.5, लगभग 2.7 या 2.8 के आसपास मान आएगा, ये जो भी आता है लगभग इतना मान आ जाएगा। तो आप देखिए आई का मान 2.7, M का मान 0.01, R का मान 0.082 और T का मान केल्विन में लेना है, 27 में 273 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। तो बोलिए आप उत्तर निकाल सकते हैं आराम से। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम आराम से कर सकते हैं। अब देखें, इससे तो आपको पता लग गया कि आई का मान कब लेना है कब नहीं लेना है। तो और क्वेश्चन देखें हमारे पास, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, यदि जल में 15 ग्राम यूरिया मिलाया जाए, ठीक है, तो इसका बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। अवनमन ज्ञात कीजिए, ठीक। यदि जल में 15 ग्राम यूरिया मिलाया जाए, अब ये जल की मात्रा भी देते, जैसे मान लो यदि 900 ग्राम जल, यदि 900 ग्राम जल में 15 ग्राम यूरिया मिलाया जाए, तो यूरिया मिलाने पर बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए सीधी सी बात है, बाष्प दाब का क्वेश्चन है तो फार्मूला वही रखेंगे। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, डेल्टा P अपॉन P नॉट V।
बराबर कैसे है एन ए बटे एन बी। एन ए बटे बराबर क्या होता है डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी, इसको भी कर लीजिए डब्ल्यू ए बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी गुणा एन बी। आप देखें केवल आपको मान रखने डब्ल्यू ए क्या है यूरिया, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, तो 15 तो इसका आ जाएगा। यूरिया का भार होता है 60, तो 15/60, अणुभार होता है 60, 15/60। पानी का भार कितना दे रखा है 900, पानी का अणुभार होता है 18। सारे मान आ चुके हैं, आप आराम से जो भी उत्तर आएगा वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और ये जो विलियन वाला है थोड़ा अच्छा चैप्टर माना जाता है। मैं एक बार आपको छोटा सा मतलब मुश्किल से 5 मिनट का रिव्यू है पूरे का वो ले लेते हैं। तो देखें सबसे पहले हम लोगों ने इसकी सांद्रताओं के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें परसेंटेज W/W यानी भार मात्रक, आयतन मात्रक और भार आयतन मात्रक पढ़े थे, जिनमें ऊपर की तरफ विलेय लेते हैं, नीचे की तरफ विलियन लेते हैं। विलेय का भार बटे विलियन का भार, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन। दूसरी बात फिर हमारे पास मोलरता ली थी, मोल बटे आयतन, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। मोल हमारे पास 3 तरह से निकाले जा सकते हैं, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, विलेय की संख्या कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, पदार्थ का आयतन बटे 22.4 लीटर। अगली बात हमारे पास आई थी मोललता निकालने की, उसमें विलेय के मोल ही लेते हैं ऊपर, बटे विलायक का भार किलोग्राम में लेते हैं, मोल भिन्न विलेय के मोल बटे कुल मोल, यानी अवयव के मोल बटे कुल मोल करके। उसके बाद हमने विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, जिनमें हमारे पास ताप कारक आया था। हमने बताया था अगर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा तो विलेयता कम होगी, और अगर ऊष्माक्षेपी विलियन है तो विलेयता क्या होगी बढ़ेगी। गैसों के लिए एक प्रकृति भी बताई थी कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय पदार्थों को घोल लेते हैं अपने आप में, और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घोलते हैं। अगली बात गैसों के लिए विशेषकर एक नियम आया था हेनरी का नियम, उसमें बताया गया था कि गैस जितना सतह पर दाब लगाएगी, यानी गैसों का जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा उसके मोल विलियन में यानी द्रव में उतने ज्यादा ही घूमते हैं। तो P समानुपाती XA या Na हमने बताया था कि अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होते हैं। उसके बाद हमारे पास वाष्प दाब एक टॉपिक आया था। वाष्प दाब हमने बताया था कि साम्य अवस्था में विलायक वाष्पशील अवयव के द्वारा विलायक की सतह पर लगने वाला दाब या विलयन की सतह पर लगने वाला दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। उस वाष्प दाब में फिर हमारे पास अवयव आए थे किसके, राउले के नियम के। तो राउले का नियम हमारे पास 3 तरह के विलयन बताता है। राउले का नियम ये कहता है, सेम जो भाषा भी बोली है, कि विलायक का जो वाष्पशील अवयवों का वाष्प दाब होता है वो उसके मोल भिन्नों के समानुपाती होता है। राउले के नियम में 3 तरह के विलयन आए थे, आदर्श अनादर्श। अनादर्श 2 तरह के थे, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले। आदर्श विलयन वो है जिनके जो राउले के नियम का पालन करते हैं। डेल्टा V0 डेल्टा H0 आकर्षण बल अवस्था से पूर्व विलेय विलेय प्लस विलायक विलायक बराबर विलेय विलायक का आकर्षण बल होता है। अगला है धनात्मक विचलन। धनात्मक में डेल्टा V पॉजिटिव हो जाएगा, यानी विलेय विलायक का आकर्षण कम रहेगा विलेय विलेय प्लस विलायक विलायक की तुलना में। डेल्टा V भी धनात्मक और डेल्टा H भी धनात्मक होता है। राउले के नियम से अधिक मान दर्शाते हैं, यानी धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऋणात्मक विचलन में इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसके बाद हम आ गए थे एक था ये आपका स्थिरक्वाथी मिश्रण। ये मिश्रण क्या होते हैं स्थिरक्वाथी, ये वो मिश्रण होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव जब एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो उन दोनों अवयवों के क्वथनांक के मान कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इससे हम स्थिरक्वाथी कहते हैं। अगर मान अधिक आ रहे हैं दोनों अवयवों से तो वो कहलाते हैं अधिक स्थिरक्वाथी, और कम आ रहे हैं तो वो कहलाएंगे कम स्थिरक्वाथी। इसके बाद हमारे पास अणु संख्या गुणधर्म, वे गुणधर्म जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। 2 तरह के हैं, सामान्य और असामान्य। सामान्य 4 प्रकार के थे, एक था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक था क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और परासरण था। सबके सूत्र मैंने बताए। असामान्य में क्या होता है, विलेय के वियोजन या संगुणन से या तो मानों में वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, उसके लिए हमको बॉन्ड गुणांक निकालना होता है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और चैप्टर भी समाप्त होता है। थैंक यू।